ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक जीनी मटेरियल लेक्चर नंबर आपका 31 है आज। और आज के लेक्चर में हम ठीक है, लेक्चर नंबर आपका 31 है और आज ही के लेक्चर में हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल। यूनिट आपकी सेकंड है, जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई है कि यूनिट आपकी क्या है। यूनिट आपकी सेकंड है, चैप्टर आपका थर्ड है। यहाँ पे चीज लिखा भी हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल से आपको पता ही चल रहा होगा किसके बारे में बात करी जाएगी। तो इससे आपको नॉलेज हो रहा होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देता है और रोक लेता है। पर आपको एक चीज और भी बताई गई थी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर उसके बारे में चर्चा की जाएगी। यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी हम धीरे धीरे देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो कल ये क्विक एक रिव्यू आपको दे दे रहे हैं, हो सकता है आपने कल ना देखा हो या फिर देखा हो मे बी। तो ये क्विक रिव्यू आपको एक दे दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन किसका, इंसुलेटिंग मटेरियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी होगी इंसुलेटिंग मटेरियल की कि क्या इंसुलेटिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको इस मटेरियल की पढ़नी होगी और साथ ही आपको इसमें और क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद आपको इसी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और फिजिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी पढ़नी है। साथ में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे आप इसका, इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। बाद में आप इसके पढ़ेंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है। ये टॉपिक हमारा आज ही कवर होगा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड। ये एक न्यू टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बहुत सी चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे और कुछ चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन होती जाएंगी तो पता चल जाएगी। मगर जो इसमें न्यू चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड पढ़ने को मिलेगा और साथ में नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स और गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हम लोग कवर अप जो करेंगे वो हम लोग लास्ट से कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी आज आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड के 3 मेथड्स होते हैं उसके बारे में। देन हम पढ़ेंगे नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड देन पढ़ेंगे गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके बारे में हम गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब कि कौन कौन से ऐसी गैसेस हैं जो इंसुलेशन का काम करती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। अगर हम किसी डिवाइस या कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को बाय एयर या बाय गैस पास करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसी बाधाएं कैसे उत्पन्न होंगी कि कौन सी गैस हम इस्तेमाल करें कि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं वो होने देती हैं। तो ये थोड़ी चीज़ों के बारे में हम नॉलेज करेंगे कि इस मटेरियल की खासियत क्या है और कहने का क्या इस वर्ल्ड का मतलब क्या हो रहा है इंसुलेशंस का। तो थोड़ी चीज़ें नॉलेज इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो हम स्टार्ट आज के इंट्रोडक्शन से ही करेंगे, जो मैंने कल आपको बता दिया था कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स से मतलब क्या है। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, किससे मतलब क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं आपको हम कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है इस मटेरियल में बताते रहे। इंसुलेटिंग मटेरियल को आप हम बेसिकली बोलते हैं ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देते हैं। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि फ्लो होने की वजह क्या है, क्या क्यों नहीं फ्लो हो रहा है ये मटेरियल के अंदर करंट। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल्स में होते तो हैं पर वो थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं। डिस्टेंस पे होने के कारण डिस्टेंस पे होते हैं। तो एक सेकेंड आप एक सेकेंड रुकिए। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो क्या होता है इसमें, जो ये मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल बेसिकली करंट नहीं फ्लो होने देता, ऐसा ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा होता भी है। तो ठीक है, वहाँ ना होने की वजह क्या क्या इन मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते एकदम। तो ऐसा नहीं है, मटेरियल्स के अंदर कोई भी मटेरियल्स हो इलेक्ट्रॉन्स में होता ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मगर बस यहाँ पे जो कंडीशंस डेवलप होकर हमारे सामने आती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि इन मटेरियल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे मतलब कि कहने का हमारा मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं एक दूसरे से कर पाते, इसलिए बॉन्डिंग नहीं हो पाती। और कंडक्शन बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली जाके किसी मटेरियल को कंडक्ट करता है वो
प्रोसेस इनका काफ़ी गैप होने की वजह से बीच में नहीं हो पाता। अब आप ये सोचेंगे कि ये गैप कैसा गैप है? ये आपको पता चलेगा जब हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। यूनिट 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल पर्पस मटेरियल्स को और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर, तो हमको वहाँ पे ये गैप के बारे में जो बात हो रही है वो समझ में आएगी। किसी मटेरियल के अंदर 3 एनर्जी बैंड्स होते हैं और उन बैंड के अंदर ही गैप्स भी इंक्लूड होता है। वहीं से हम डिफाइन करते हैं मटेरियल इंसुलेटिंग है कि क्या है, कंडक्टिव है कि सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स सभी मटेरियल में बेसिकली पाए जाते। हाँ, ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से बहुत अधिक एनर्जी गैप पे अगर होता है तो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाता, जहाँ पे मटेरियल कंडक्ट होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से आसानी से ईजिली नहीं पहुँच पाता। अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल को ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, हाईली हीटेड करते हैं, तो आप एक बात ये भी जानते हैं कि कोई भी आपका डिवाइस हो, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो और उसमें आपने ये बात सुनी भी है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है, ये आपने सुना भी होगा कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना, वहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल होने के बाद भी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह यही होती है कि हमने उस मटेरियल को, जो एक हमारी जो रबड़ है या वुड है या कोई भी, उसको हमने इतना हीटेड किया, इतना टेम्परेचर उसका कर दिया, इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा एमिट हुए कि अपनी कैपेसिटी जब तक उनकी थी, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब तक उनकी थी तब तक तो वो नहीं करंट को पास होने दिए, मगर एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया कि वो अपने उस स्ट्रेंथ को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, वहीं पे हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल बेसिकली आपका करंट के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने का काम करते हैं, पर वो रोकते कैसे हैं? उसकी वजह ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी इनके काफ़ी गैप डिस्टेंस उनके बीच होता है और एनर्जी हमारी कंडक्शन बैठ तक प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचने आना है अगर हमको वहाँ पे, तो हमको उन्हें हाई इलेक्ट्रिक कहीं से भी हमको इतनी एनर्जी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मटेरियल के बीच, मतलब कि जो ऐसा मटेरियल जो करंट को नहीं पास होने दे रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो अपना उस इंसुलेटिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो दूर दूर है, उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाए, जो कि बेसिकली हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे उतनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं होती, बीच का गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको गैप को कम करने के लिए हमको हाईली उनको एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खुद ही इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल का छोटा सा डेफिनेशन था और इनके बारे में था, और ये भी बता दिया गया कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स अपने आप को ब्रेकडाउन करके अपनी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर लेते हैं। कब? जब उसे हाईली किसी बाहर की तरह एक्सटर्नल तौर से हम उसको हाईली हीटेड करते हैं तब। तो इस अब सबको समझ में आ गया होगा कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स वही मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बावजूद भी उनके बीच में इतना गैप होता है कि वो अपने कंडक्शन बैंड तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाते हैं और वहाँ नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है इन मटेरियल्स के अंदर। एक चीज़ और आपने पढ़ी है, इसी इसी में प्रीवियस ईयर में ये पढ़ा होगा, कंडेंशन। कंडेंशन के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में। तो कंडक्टिविटी जो होती है रेसिप्रोकल्स होती है किसकी? रेजिस्टेंस की। अगर हम जितना अधिक हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल लेंगे उतना ही उसकी कंडक्टिविटी लो होगी, और जितना ही अधिक हम कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही लो होगी। एक एक दूसरे के वाइस वर्सा होते ही बात आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ और आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रबड़, मिका, ग्लासेस, प्लास्टिक, पेपर्स, क्लॉथ, कॉटन, वुड, ये सब एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। आप जानते होंगे कि जो रबड़ है पॉलीमर्स में आता है, बेसिकली आपको पता भी है ये बात, और पॉलीमर्स ही हमारा इलेक्ट्रिक भाषा में हमको इंसुलेटर्स बोलते हैं। ऐसा पॉलीमर्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको होगी कि, और पढ़ाया भी है मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक में हम पॉलीमर्स को ही बोल देते हैं इंसुलेटर्स। क्यों बोलते हैं कि पॉलीमर्स एक बहुलक हिंदी में बोला जाता है कि उनकी जो संरचना होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, एक अणु दूसरे अणु तीसरे अणु ऐसी बहुत बड़ी संरचना बनाती है, जिससे एनर्जी जो होती है पास होने में, एक जगह से दूसरी जगह पास होने में काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट होता है, काफ़ी गैप्स होते हैं, तो एनर्जी इजीली एक जगह से दूसरे जगह पास नहीं हो पाती है। जब नहीं हो पाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने में और कंडक्शन बैंड का प्रिपेयर करने में दिक्कत होती है, इस वजह से वहाँ पे हम
उस वजह से हम पॉलीमर्स को इंसुलेटर्स कहते हैं, और रबड़ उसका एक बेसिकली एग्जाम्पल है। आप रबड़ का केमिकल फार्मूला देख सकते हैं, नेट वगैरह कहीं पे भी डाल के देख लीजिए, दिख जाएगा आपको। और इसके बाद ये एक ग्लासेस के भी साथ ऐसी ही कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता दिया है कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, और क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करती है। उसका बेसिक सा रीज़न है कि इनके बीच, इलेक्ट्रॉन्स के बीच ही इतनी एनर्जी गैप है कि जो बैंड होता है, 3 लेयर जो बैंड्स होते हैं हमारे, उसमें वो कंडक्शन बैंड तक पहुँच ही नहीं पाते हैं कि जिससे वो एक दूसरे से कंडक्ट हो पाए। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल का आपका वो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, अब न्यू टॉपिक पे हम चलेंगे। ये जो न्यू टॉपिक हमको पढ़ना है वो हमारे सामने अब आएगा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड। ये क्या होता है? देखिए, एक आपको अभी बताया गया है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल का एक उदाहरण प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। प्लास्टिक का जो केमिकल फार्मूला है उसको भी आप देखेंगे तो वो भी पॉलीमर्स होता है। बहुत से प्लास्टिक के अणु एक साथ जब मिलते हैं, एक साथ अपनी संरचना तैयार करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी नहीं हमारी पहुंच पाती, जिससे नहीं पहुंच पाती, इसलिए प्लास्टिक को भी हम पॉलीमर्स में ही लेते हैं, और यहाँ पे हमको वो इंसुलेटिंग का काम करती है। बट अब हमारे पास आगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड है क्या? प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड, यहाँ पे आपको ये बताना नहीं है कि प्लास्टिक के इंसुलेटर की तरह है, उस ये बताने से मतलब यहाँ पे मत प्रोसेस से मतलब है कि हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड से किस तरह प्लास्टिक तैयार करते हैं और कैसे बनाते हैं। आपके बुक में यही बताया गया है कि प्लास्टिक की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और हम प्लास्टिक से किसी, जैसे बॉटल हो गया, कप्स हो गए, और या फिर कोई भी प्लास्टिक का सामान हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 3 तरीके के मेथड को इंडस्ट्री में अपनाया जाता है। 3 तरीके के मेथड के बारे में बात की जाती है। धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो पहले हम इसमें जो लिखा है पहले उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड कैन बी डिफाइंड। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्लास्टिक रॉ मटेरियल इनटू द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब कि जो प्लास्टिक के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं और उससे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, बहुत से बन सकते हैं। प्लास्टिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मान लीजिए डॉल बनानी है आपको, या कप बनाना है, या बकेट बनाना है आपको, कुछ भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने हैं, कैरेट्स बनाने, टैंक्स बनाने, पाइप्स बनानी है, तो ये सब में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। पर उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, हम किस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोसेस के अंदर बताई जाएंगी। मशीन्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, क्यों? क्योंकि मशीन के बारे में, इलेक्ट्रिक मशीन को आपको पढ़ना है, इसकी मशीन के बारे में हाँ प्रोसेस बताया जाएगा कि किस मशीन से क्या चीज़ें बनती हैं। हाँ, इसके बाद सेकंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोसेसिंग मेथड। देखिए, किसी भी प्रोसेसिंग मेथड जो है उसको बनाने के लिए 3 तरीके की चीज़ें लगती हैं। 3 प्रोसेस में होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड, होता है सेकेंडरी प्रोसेस, और टेरेटरी प्रोसेस मेथड। 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड के अंदर आपका इंजेक्शन मेथड, एक्सटर्निएशन, ब्लो एंड कंप्रेशन से एंड ट्रांसफर मोल्डिंग ये मेथड्स आते हैं। सेकेंडरी के अंदर भी आता है रोटो और ट्रांसफॉर्मिंग, कोटिंग, कास्टिंग एंड फैब्रिकेशन एंड दी कैलेंडरिंग मेथड्स आते हैं इनके अंदर। टेरेटरी प्रोसेस के अंदर आता है कटिंग, ड्रिलिंग और वेल्डिंग तथा बेंडिंग, ठीक है। सब चीज़ों को डिफाइन कर दिया जा रहा है। प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड जो आपका है, ये इंजेक्शन मेथड, एक्सट्रेशन, ब्लो एंड कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग, ये तीनों मेथड जो आपके होते हैं, इसमें से आपका सबसे पहला मेथड जो आता है प्राइमरी के अंदर, वो आता है इंजेक्शन मेथड। सेकंड आता है एक्सट्रेशन, फिर आएगा कंपर्सन एंड ट्रांसफर मॉडलिंग, ठीक है। ट्रांसफर मॉडलिंग, ये मेथड्स आएंगे। तो इन तीनों के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। इन मेथड से हम कैसे एक प्लास्टिक के रॉ मटेरियल से हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर आता है कि जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसकी हम कोडिंग कैसे करते हैं, कास्टिंग कैसे करते हैं, और
थर्मोफॉर्मिंग मतलब कि थर्मल तरीके से वो हीट कितने हीट में रह सकते हैं, यानी ये सब चेकिंग कैसे किया। फैब्रिकेशन में आता है उस मटेरियल को अगर उसे फैब्रिकेशन में यूज़ किया जा रहा है तो उसको हम फैब्रिकेशन उसका वो कैसे करते हैं, ठीक है। टेरिटरी प्रोसेसिंग मेथड में कटिंग आती है, ड्रिलिंग आती है, उसमें अगर छेद वगैरह करना, बाइंडिंग उसकी कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें आती है, वेल्डिंग उसकी कैसे की जाएगी, तो ये सब आपका आ जाता है टेरिटरी प्रोसेसिंग मेथड्स में, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट को लेते हुए चलते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड को, जिसमें हम पढ़ेंगे इंजेक्शन मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्राइमरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। टाइप 1 इंजेक्शन मोल्डिंग। देखिए इसमें क्या होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मतलब किसी चीज़ को इंसर्ट करके बनाना। तो कैसे हम इसमें करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका जो फिगर आपको दिख रही होगी सामने की तरफ, ये आपकी जो है इंजेक्शन मोल्डिंग की फिगर है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो फ्रंट आपको कुछ इस तरह की मशीन दिखेगी, बट आपका जो बुक में आपका फ्रंट व्यू इसका कुछ इस तरह दिखेगा। ये इसका फ्रंट व्यू है, इस तरह का दिखेगा आपको बुक में बना हुआ। और आप अगर इंडस्ट्री वगैरह में आप अगर जाते हैं, कभी आपको मौका मिलता है तो आपको इस तरह का ये मशीन दिखेगी। प्लास्टिक की इंडस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पे इस तरह की मशीन लगी होती हैं। वर्किंग प्रोसेस इसका कैसे है देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं और समझा देते हैं कैसे है। फिगर में हम चलते हैं, इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे एक हैम्पर लगा हुआ है, ठीक है। हैम्पर हैम्पर के अंदर हम प्लास्टिक का रॉ मटेरियल मतलब कि प्लास्टिक के टुकड़े, छोटे 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 रॉ मटेरियल जैसे होते हैं ना, जैसे कि आपका ये हो गया जैसे सिविल्स में बोलते हैं रॉ मटेरियल में आप क्या यूज़ करते हैं, जैसे बालू कंकड़ वगैरह जैसे होते हैं रॉ मटेरियल्स, यही सब यूज़ करते हैं बालू वगैरह से। इसी तरह इसके प्लास्टिक के भी हम रॉ मटेरियल्स लेंगे, ठीक है। उस प्लास्टिक के रॉ मटेरियल को पहले तो उस प्लास्टिक के रॉ मटेरियल का हम अगर उस पर, क्योंकि जो रॉ मटेरियल उसका है उसको क्या करेंगे, हम उसमें से मॉइस्चर हटाएंगे। मॉइस्चर हटाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, मॉइस्चर हटाने के लिए उसको हम एक गरम भट्टी में डालते हैं या हम उसको ओवन वगैरह में रखते हैं, कुछ कुछ ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे वो मेल्ट ना हो, उस ऐसे टेम्परेचर पे रखते हैं उसको। तो वहाँ से उसका हम मॉइस्चर हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, प्रोसेस के अंदर यहाँ पे लिखा भी है। और यहाँ पे देखिए ये हॉपर लगा हुआ है, ठीक है। हॉपर यहाँ पे, हॉपर जो यहाँ पे हॉपर दिखाया जा रहा है वही हॉपर आपको फ्रंट व्यू में यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। और इसमें क्या डालते हैं, इसमें पाउडर डालते हैं। कौन सा पाउडर, पाउडर बोलिए या प्लास्टिक रॉ मटेरियल बोलिए, ठीक है। प्लास्टिक का ही पाउडर है, या प्लास्टिक का पाउडर बोलिए या प्लास्टिक रॉ मटेरियल बोलिए। अच्छा, इस हॉपर में हम प्लास्टिक के प्लास्टिक के ग्रैनल्स डालते हैं, मतलब यही रॉ मटेरियल डालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इन दिस प्रोसेस फर्स्ट टू ऑल फॉर मूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द thermoplastic resin powder, it's heated in an electric oven after the dried powder has been filled the hopper। मतलब हम के लिए क्या करते हैं, पहले हम उस रॉ मटेरियल के मॉइस्चर को हटाते हैं और उसके लिए हम उसको पहले डालते हैं इलेक्ट्रिक ओवन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक ओवन का टेम्परेचर हम इतना रखते हैं कि वो क्या हो, जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक का वो आपका मेल्ट ना हो, इतना हम उसका प्रोसेस रखते टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है तो उस रॉ मटेरियल को हम धीरे से हॉपर में धीरे धीरे डालना शुरू करते हैं, जो कि आपको फिगर में देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है कि हॉपर में हम धीरे धीरे डालना शुरू करते हैं। और यहाँ पे भी यही चीज़ दिखा रहा है कि हॉपर में हम इसको डालना शुरू करते हैं। जब हम इसको हॉपर में डालते हैं तब फिर क्या होता है, तो अब दूसरे कंडीशन में देखिए फिर क्या होता है। फिर यहाँ पे जब हम इसको डाल लेते हैं, डालने के बाद क्या होता है, जो ये मशीन लगी हुई पीछे में मशीन लगी हुई है इंजेक्शन सिलेंडर, ये क्या करती है, ये इसको पुशअप करती है। जब ये जाता है तो ये इसको पुशअप करती है। पुशअप जब इसको ये करती है तो देखो यहाँ पे बात लिखी भी हुई है, ड्राइव द पावर हैज बीन filled in the hopper of injection molding, ठीक है। मशीन एंड द पाउडर पुश टूवर्ड द हीटेड सिलेंडर। तो क्या करती है, ये जो इंजेक्शन सिलेंडर होता है आपका पीछे की तरफ जो लगा होता है, वो उसको क्या, इसमें से जब यहाँ से जब पाउडर नीचे गिरना शुरू होता है तो ये इसको क्या करती है, पुशअप करती है और यहाँ तक पहुँचाती है। कहाँ तक पहुँचाती है इसको, मशीन एंड पाउडर पुश द टूवर्ड द हीटिंग सिलेंडर। हीटिंग सिलेंडर में कहाँ है, ये देखिए हीटर
बैंड्स, हीटर बैंड्स इसके नीचे लगे हुए हैं। ये पीछे ब्लू कलर का, अरे पिंक कलर का जो दिख रहा है वो हीटर बैंड लगे हैं। यहाँ तक इसको पुश करती है, इसको भेजती है, ढकेलती है। ये आपका इंडस्ट्री में दिखा रहा है किस तरह फिगर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वही है इंजेक्शन से इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग सिलेंडर है जो पुश करेगा इस हाइपर होपर्स को। होपर्स के अंदर जो रॉ मटेरियल है उनको पुश करेगा, और उनको पुश करके उनको क्या करेगा, आगे की तरफ फेंकेगा। कहाँ आगे की तरफ, हीटर जैकेट तक। हीटर जैकेट यहाँ पे ये सोक किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह सोक किया है क्योंकि फ्रंट व्यू आपको इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, हीटर सिलेंडर ये पूरा ये है आपका हीटर सिलेंडर, और ये ऊपर से हीटर जैकेट इसके लगा हुआ है, तो यहाँ इसको ढकेलेगा, ठीक है। ये फ्रंट व्यू पे दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में जैसे मशीन रहती है वो क्या करेगी, पीछे की तरफ दिखा रहा है आपको हीटर बैंड की तरफ इसको पुश करेगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब इतना चीजें हो जाएंगी हमारी, फिर क्या होगा, फिर ये जो आपका ये है जो क्या इंजेक्शन मॉड्यूल मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग जो है वो क्या करेगा, द रॉ एंड द मेल्टेड इन द टेम्परेचर ऑफ रेंज ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस टू 265 एंड देन द प्रेशर अप्लाइड थ्रू आउट द रैम। अच्छा, फिर जब ये जो हीटर है वो कितने डिग्री पे रहेगा, वो आपका जो हीटर है 170 से 265 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेगा। जब इस हीट पे वो रहेगा तो वो जो आपका प्लास्टिक है वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगी। पिघलने के बाद जो आपका पीछे जो लगा इंजेक्शन सिलेंडर वो उसको दोबारा से प्रेशराइज करेगा, और ये जब प्रेशराइज होगा तो नोजल जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका जो नोजल लगा हुआ है वो नोजल उसको कहाँ भेजेगा, मोल्डेड पार्ट में भेजेगा। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, द रॉ एंड द melted in the temperature range of 270 degree to 265, then the pressure applied throughout the RAM। ठीक है, वो जो पिघली हुई आपकी प्लास्टिक रहेगी उसको वो इंजेक्शन सिलेंडर पुशअप करेगा, प्रेशर लगाएगा, और उसको नूजल के थ्रू वो किसमें भेजेगा, मोल्डेड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है, द melted powder hand entered the mold and is separate in all empty space of mold due to which its desired to shape and density to which item of the desired shape and density to which the item desired to use cooled। हाँ, देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब नोजल के थ्रू वो कहाँ पे जाएगी, मोल्ड पार्ट पे, मोल्ड पार्ट पे जाएगी तो मोल्ड पार्ट पे जो खाली जगह रहेगी वहां पे वो सारे जो आपके मेल्टेड प्लास्टिक है वो वहां पे भरना शुरू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखा पा रहा है आपको, मगर ये इस वाले फिगर में आप देखिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वो खाली एरिया है, ये वो खाली एरिया है जहाँ पे मेल्टेड प्लास्टिक जो है आपकी यहाँ पर जाके चली जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद ये पिंस लगे होते हैं, टाइट बार टाई बार, ये यहाँ पे ये टाई बार लगा है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्रंट व्यू आपको दिखाया गया है बुक में, वहाँ पे यह होगा क्नॉक पिन, क्नॉक आउट पिन। ये पिंस हैं, ये जो टाइट बार वहाँ पे दिखाए गए हैं वो उसी को बोला गया है यहाँ पे। ये क्या करेंगे, इसके थ्रू ये जिस शेप में आपको किसी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना होगा प्लास्टिक का, वहाँ पे जाएगा और वो प्लास्टिक उसी स्ट्रक्चर में, उसी शेप में ढल जाएगी, और यहाँ से हमको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो हम बनाना चाहते हैं। ये एक प्रोसेस हुआ आपका इंजेक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, प्लास्टिक की कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बनाने का। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया खाली जगह पे जाएगी, उसके बाद इन पाइपों के थ्रू वो वहाँ पे जाएगी मोल्डन क्लेमिंग सिलेंडर, वहाँ पे जाएगी जहाँ पे हमको कोई यहाँ पे मान लीजिए हमको इस शेप का कोई चीज बनानी है तो वो इस शेप में भरती चली जाएगी। और जब ये बन जाएगा तो ये जब पूरी फिलअप हो जाएगी तो कम से कम आधा घंटा के लिए या 15-10 मिनट के लिए कम से कम इसको कोल्ड स्टेट में रखेंगे कि वो शेप को, वो प्लास्टिक के जो मेल्ट किया हुआ है वो पूरी तरीके से बन जाए, मतलब पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाए। तो आधा घंटा या 15-20 मिनट तक हम उस पूरे प्रोसेस को, पूरे फंक्शन को कोल्ड रखते हैं, ठंडा करते हैं, जिससे वो हर वहाँ पे जो आपका बन रहा है क्या बोलते हैं उसको, जो भी
प्लास्टिक का जो भी सामान बन रहा है वो पूरी तरीके से कोल्ड होके फैब्रिक हो जाए और फिक्स्ड हो जाए, इसलिए उसको हम 15 से 20 मिनट के लिए हम ठंडा करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है आपका, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, ये पूरा जो आपको प्रोसेस दिख रहा है, ये आपका कहलाता है इंजेक्शन मोल्डिंग मेथड। ये फिगर आपको इंडस्ट्री में जाने पे दिखेगी, आपको इस तरीके का आपको मशीन दिखेगा, और इसी फिगर का फ्रंट व्यू आपको कुछ इस तरह का दिखेगा जो आपकी बुकों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस प्रोसेस के बारे में पूरा बता दिया है कि आपका इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम इसके थ्रू प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक ये पहला प्रोसेस हुआ, प्राइमरी का ये पहला प्रोसेस हुआ आपका। अब इसके बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे इसके बाद वो हम पढ़ेंगे सेकेंड प्रोसेस, हम इसी का पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। यहाँ पे जो राम लिखा हुआ वो कुछ नहीं है, वो है इंजेक्शन सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे रैम का नाम दे दिया गया है, रैम का। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को मैंने तो आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। टाई बार जो है आपका वो कुछ नहीं है, वो क्नॉक पिंस हैं, जो फ्रंट व्यू पे आपको दिखाया भी गया था कि वो क्नॉक पिंस हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बार और नहीं तो मैं आपको इसको समझा दे रही हूँ क्विक में, कि देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम रॉ मटेरियल लेंगे किसका, प्लास्टिक का। उस प्लास्टिक के रॉ मटेरियल से मॉइस्चर हटाने के लिए उसको हम इलेक्ट्रिक ओवन में क्या करेंगे, हीटेड करेंगे। इलेक्ट्रिक ओवन में जब वो हीटेड हो जाएगा तो उसके सारे मॉइस्चर जो है निकल जाएंगे, और हमको हीट भी हम उसको तब तक ही करेंगे, एक सर्टेन डिग्री तक करेंगे जहाँ पे वो अपने आप को मेल्ट ना करे। ठीक है, ये करने के बाद हम उस रॉ मटेरियल को लाएंगे और होपर में डालेंगे, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, होपर में डालेंगे। होपर में डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, जब वो हम होपर में डाल देंगे तो इंजेक्शन सिलेंडर जो है हमारा, वो उसको पुशअप करेगा, आगे की तरफ ढकेलेगा, और जब वो आगे की तरफ ढकेलेगा तो उसको हीट बैंड पे भेजेगा। हीट बैंड बात करें या हीटर की बात करें, वहां भेजेगा, जो कि ब्लू कलर से पीछे सरफेस पे दिखा हुआ है, ये दिख रहा है पीछे। यहाँ भेजेगा। यहाँ जब भेजेगा तो ये जो रॉ मटेरियल पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे, और यहाँ इस हीटर का जो टेम्परेचर होगा 170 से 265 तक इसका टेम्परेचर होगा। 170 से 265 तक इसका पूरा टेम्परेचर होगा। ये टेम्परेचर होने के बाद हम क्या करेंगे, इस यहाँ जब ये मेल्ट हो जाएगा पूरा प्लास्टिक, उसके बाद इसको हम भेजेंगे किसमें, इसके बाद हम इसको भेजेंगे आपका माउल्ट टूल्स में। माउल्ट टूल्स का एक एरिया जो एकदम खाली होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे जाके ये सारे मटेरियल सारा मेल्ट प्लास्टिक इकट्ठा होगा, और वहाँ उसके थ्रू उसके बाद इसको हम टाई बार से हम मोल्ड क्लैमिंग सिलेंडर की तरफ भेजेंगे, जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर लगा होगा, जिस भी शेप में हमको कोई भी प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट बनाना है, वो जिस भी शेप का होगा, वहाँ पे ये सारे प्लास्टिक जाके गिरेंगे, और उस शेप में ये फैल जाएंगे, और तब तक, और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को उस शेप में उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हम उसको फिक्स करने के लिए 15 से 20 मिनट तक इस पूरी प्रोसेस को ठंडा करते हैं। उसके लिए कहीं कहीं पे कोल्ड हीटर लगा होता है, और कहीं कहीं पे मशीनों को कई बार मर्जिबल रोका जाता है 15 से 20 मिनट के लिए। जितनी भी मशीनें एक साथ लगी होती है वो एक साथ ही रुकती हैं, और इस तरीके से वो हीट को वो कोल्ड होती हैं, और फिर वो शेप को पूरी कंप्लीट होता है। मगर मोस्टली जगह पे हमको कोल्ड हीटर ही मिलता है, कोल्ड हीटर के थ्रू हम उसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका किसका, इंजेक्शन मोल्डिंग का। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, कि हम लोग अब नेक्स्ट टर्न में कौन सा मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न में हम लोग एक्सर्शन मोल्डिंग पढ़ेंगे, कि एक्सर्शन मोल्डिंग क्या होता है। उसके नेक्स्ट टर्न में हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशन 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 मोल्डिंग। ये दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे, एक्सटेंशन और कंप्रेशन मोल्डिंग। ये दोनों चीज़ को पढ़ के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि प्लास्टिक की प्रोसेसिंग मेथड जो है वो कौन कौन सा होता है। 2-3 प्राइमरी मेथड्स होते हैं, जिसके बारे में आपके बुक में बताया गया है। उसी को मैंने भी आपको डिटेल्स में थोड़ा बता दिया है।
शेप भी दिखा दिया है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया है और फ्रंट व्यू भी बता दिया है आपको। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा और आशा है कि समझ में आना भी चाहिए। तो बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट टर्न पे बाकी का सारा बताया जाएगा आपको। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।